हेलो दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया में अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क जा रहा है और इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, अमीर लोगों से लेकर एक्टर्स तक, पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, और साथ ही कुछ इमिग्रेंट्स जो इंग्लैंड से अमेरिका एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में इस शिप में सवार हैं। इस जहाज की कमान संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, और पैसेंजर्स, मीडिया और सिविलियंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लंबाई में और 53 मीटर ऊंचाई में, बल्कि उसके साथ ही ये दुनिया की सबसे लग्जूरियस शिप भी है और अपने आप में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और उस समय आज से लगभग 110 साल पहले इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था, जो अगर आप आज के टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर देखेंगे तो 2023 में वो $7.5 मिलियन का नंबर $450 मिलियन के बराबर होता है, जो कि आप इंडियन रुपीस में देखेंगे तो लगभग ये 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए तक का होता है। पर वो सब लोग उस शिप में बैठे तो हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा और वो इंग्लैंड से चलेंगे तो, पर कभी अमेरिका पहुंचेंगे नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका स्वागत है जनगणना यूट्यूब चैनल पर, और आइए जानते हैं कि क्या हुआ उस अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाले टाइटैनिक के साथ कि वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. तो दोस्तों, टाइटैनिक बेशक उस समय का दुनिया का सबसे सेफ और लग्जूरियस जहाज था, जिसके फीचर्स एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देते, जिसमें आपको स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक हीटेड बाथ, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का यूज़ किया गया था इस शिप को बनाने में, कि इस शिप को अनसिंकेबल कहा जाता था, कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने पब्लिकली आकर सबके सामने ये कहा था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता और ये अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग मिलने लग जाती है, यानी कि जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर इस जहाज को अमेरिका जाना है उस रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ के पहाड़ हैं और आगे बचकर आइए। और ये आइसबर्ग्स एक जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। पर दोस्तों, ये वार्निंग्स बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज एक दूसरे को रेडियो की मदद से बताते रहते हैं कि समुद्र के इस हिस्से में बर्फ बहुत ज़्यादा है, ज़रा आराम से और बच के आना। और इन वार्निंग्स के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड स्लो नहीं करती और 21.5 नॉट, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपनी मंजिल की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को 7 और वार्निंग्स दी जाती हैं और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन सभी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी पूरी तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं, पर अपनी रफ्तार नहीं कम करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है, और इस 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था और मूनलाइट के ना होने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। कम क्या, आप यही मानिए कि उस रात फॉग और अंधेरे की वजह से 150 मीटर के आगे कुछ भी देखना नामुमकिन था। पर तब भी टाइटैनिक आगे बढ़ता ही जा रहा था। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पर होता है, और उसमें 2 लोग हमेशा बस आइसबर्ग्स को देखने के लिए बैठे रहते हैं, और ये एक तरह का लुकआउट पॉइंट ही था। और जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे काफी ठंड का सामना करना पड़ा। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी और रात का समय होने की वजह से उसकी आंखों से ठंड की वजह से
से आंसू भी आ रहे थे और जो विजिबिलिटी वैसे ही इतनी कम थी, इन सब के वजह से आगे देखना और भी मुश्किल हो गया था और विजिबिलिटी एकदम जीरो ही हो गई थी। रात के 11:39 पर फेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी इस क्रोज नेस्ट में बैठा है और ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग सामने आ गया है। ये जल्दी से घंटी को 3 बार बहुत जोर जोर से बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें और फिर फोन उठाकर फोन करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम की तरफ दौड़ते हैं कि जल्दी से शिप को मोड़ो और व्हीलमैन पूरी ताकत से शिप को घुमाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो आइसबर्ग दिखने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही 11:40 पर टाइटैनिक जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है और ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। साइज में ये 200 बाई 400 फीट का था, यानी कि एक फुटबॉल फील्ड के बराबर, और वहीं हाइट में इसकी हाइट लगभग क्रोज नेस्ट के बराबर की थी और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 15 लाख टन था। आइसबर्ग के साथ टकराव टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड पर हुआ, स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो पर हुआ। और बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक शिप के आगे के हिस्से को बो कहा जाता है, वहीं बो के ऊपर का हिस्सा स्टर्न कहा जाता है और बाकी का पूरा हल कील कहलाता है। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग से घसीटता रहा और एक बहुत ही बड़ा डेंट पड़ गया और शिप की मेन बॉडी पर क्रैक्स आ गए और साथ ही साथ छोटे छोटे होल्स भी बन गए। और यहाँ पर आप ये जरूर सोचेंगे कि आखिरकार एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। अपने फ्रिज में रखे बर्फ को यूज करेंगे तो हाँ, उससे तो नहीं कटेगा, पर इमेजिन करो एक बर्फ का पहाड़, उसका वजन कितना ज्यादा होता है। अब कहने के लिए तो एक लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, पर फिर भी आपकी मेटल से बनी गाड़ी जाके पेड़ से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो सकती है। तो सिमिलरली क्योंकि ये आइसबर्ग इतना बड़ा था और इसका वजन इतना ज्यादा था, तो इसीलिए इसने इस टाइटैनिक जहाज को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद ही शिप के कैप्टन और आर्किटेक्ट एंड्रयूज ये देखने पहुंचे कि शिप को कितना नुकसान हुआ है और उन्हें पता चला कि ये जहाज तो डूब जाएगा। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है और कभी डूब नहीं सकता। और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इस जहाज को ये माना जा रहा था कि ये अनसिंकेबल है और कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स इतने अच्छे थे और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ था। और इस सेफ्टी के 2 मेन रीजंस थे। पहला कारण था कि इस जहाज में डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है और इस डबल बॉटम हल का मतलब था कि इसके हल यानी कि नीचे वाली मेन बॉडी में 2 मेटल की लेयर्स लगी हुई हैं और एक लेयर अगर टूट भी गई तो दूसरी लेयर इस शिप को डूबने से बचा लेगी। और दूसरा रीजन था, इस शिप के हल को 16 एयर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी से भर दिए गए, यानी कि अगर वो पानी में भर भी गए तब भी वो शिप डूबेगा नहीं और तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इंपैक्ट हुआ था वो शिप के साइड में हुआ और इसी वजह से डबल बॉटम हल किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि साइड में तो एक ही लेयर लगी थी। और दूसरा, ये इंपैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स ब्रीच हो गए, उनमें पानी भर चुका था और लिमिट 4 की थी। और 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि इस जहाज को डूबने से अब कोई भी नहीं बचा सकता और ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, जो आसपास मौजूद जहाज होंगे शायद वो हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। वो लगातार सिग्नल पे सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर भेजते हैं तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर भेजते हैं, शायद कोई तो शिप इन सिग्नल्स को पकड़ ले। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास ही मौजूद था, वो इस डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ लेता है और ये शिप टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो इस शिप को मोड़ते हैं और उनकी मदद करने चलते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन 107 किलोमीटर दूर था और अगर ये जहाज अपनी फुल स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तब भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह पाएगा? और इसी वजह से बाकी के क्रू मेंबर्स फ्लैश और रॉकेट चलाने लगते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि
अगर कोई भी जहाज आसपास होगा जो हमारे रेडियो सिग्नल्स को नहीं पकड़ पा रहा होगा, पर वो रॉकेट और फ्लेयर्स को देखकर हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी भी और जहाज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और इसी बीच कैप्टन स्मिथ ने इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया कि जब तक कोई शिप हमारी मदद के लिए नहीं आता तब तक शिप पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें सेफली लाइफ बोट्स में बचा लिया जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार पहले औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी दी गई, पर जहाज में बैठे हुए लोगों को कोई भी चिंता नहीं थी। उन लोगों को तो यही लग रहा था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है और ये कभी डूब ही नहीं सकता, और कोई सेफ्टी ड्रिल टाइप की चल रही है। और आखिरकार जो कंपनी ने जो इतनी सारी एड्स निकाली थी कि अनसिंकेबल है और ये कभी नहीं डूबेगा, वो इस मौके पर गलत तरह से काम कर रही थी। तो सब लोगों को यही लग रहा था कि हाँ, हम टकरा गए होंगे किसी आइसबर्ग से, पर ये शिप नहीं डूबने वाला और हम सभी बिल्कुल सेफ रहेंगे। और यही रीजन था कि पहली लाइफ बोट जो पानी में उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, पर उस बोट में सिर्फ 28 ही लोग बैठे थे और आधी बोट तो खाली ही नीचे उतरी। पर टाइम के साथ साथ हर एक कंपार्टमेंट धीरे धीरे पानी से भरने लगा और अब जहाज टिल्ट होने लगा था। धीरे धीरे पैसेंजर से रियलाइज किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है, और जब लोगों को रियलाइज हुआ तो वो सभी पैनिक में इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज के आगे के हिस्से में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा, और पीछे वाला हिस्सा था जो टाइटैनिक का, वो पानी के ऊपर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे उसके वो ऊपर उठ गए। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो लोगों में घबराहट और उनमें हड़बड़ी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। प्रॉब्लम बस ये थी कि शिप में लाइफ बोट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम थी और पूरी जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1200 लोगों को बैठा सकती थी। लेकिन पूरी जहाज में 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर शिप से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, पर तब भी उस समय शिप पर 1500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और इस केओस के बीच बहुत से लोगों ने कोशिश की लाइफ बोट्स में अपनी जगह बनाने के लिए कि हमें कैसे भी करके जगह मिल जाए और हम सेफली बच जाएं। पर वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत के साथ समझौता कर चुके थे और वो अपनी मौत से को फेस करने के लिए तैयार थे और वो शिप पर ही रहे और उन्होंने लाइफ बोट्स में जगह बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। आई विटनेसेस बताते हैं कि लगभग 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया, फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगा। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में, और फिर ये धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। और 1500 से भी ज्यादा लोग जो इस शिप पर तब भी मौजूद थे वो या तो इस शिप के साथ ही डूब गए, या तो जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में अगर आप गिरेंगे तो कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं बच सकते। हाइपोथर्मिया के वजह से आपका शरीर इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि खून का बहाव ही शरीर के अंदर रुक जाएगा और दिल धड़कना बंद हो जाएगा। इसी वजह से 7 से 8 मिनट से ज्यादा इस पानी में जिंदा रहना नामुमकिन है, और -2 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी होता है। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि वो अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे और अपनी शिप का साथ नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही डूब गए। वहीं बहुत से लोगों का ये मानना है कि कैप्टन स्मिथ ने सुसाइड कर लिया था खुद पर गोली चलाकर, क्योंकि वो इस दुख से आगे उभर ही नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी शिप को भी उनके सिर्फ कमान के अंदर अंदर ही रहते हुए इतनी बड़ी शिप डूब गई, और जिस शिप को अनसिंकेबल कहा जाता था वो भी अब डूबने वाली है। वो इस दुख से कभी उभर ही नहीं पाए और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये तो अभी हमें क्लियर नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया था या वो अंत तक अपने व्हील पर बने रहे थे, पर एक बात तय है कि वो उस शिप से निकले नहीं थे और उस शिप के साथ ही मारे गए। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था वो उस जगह पर 3 साढ़े 3 बजे के बीच पहुंचा, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स पर निकल गए थे जहाज से, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है और अपने साथ लेकर आगे सफर में बढ़ जाता है। पर दोस्तों वो तो 1500 लोगों की मौत हुई, अगर ये शिप थोड़ा और जल्दी आ जाता तो हो सकता है वो लोग भी बच सकते थे। इस टाइटैनिक के हादसे के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई और कई इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसे सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों कि अगर मैं आपको कहूं उस दिन एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था उन लोगों को बचाने के लिए, और ये सब सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के करीब 1 घंटे पहले जो आखिरी आइसबर्ग की वार्निंग टाइटैनिक को मिली थी वो इसी शिप से आई थी। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस एरिया में बहुत से आइसबर्ग हैं यहाँ पर। और फिर करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज पर जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो
ऑफ कर दिया। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो आगे नहीं चलना चाहता था। खतरे को देखते और समझते हुए जहाज को रोक रखा था। रेडियो टर्न्ड ऑफ था, इसी वजह से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया। पर कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो लोग उस समय मौजूद थे टाइटैनिक के डेक पर, वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। और जब टाइटैनिक पर ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बैठा रहे थे, तब उनमें से एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो, एक जहाज वो रहा, वो अभी जल्दी हमारे पास आ जाएगा और हमें बचा लेगा। कोई चिंता की बात नहीं है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, हम थोड़ी देर में बचा लिए जाएंगे। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज रॉकेट्स ऑफ फ्लैश देखने के बाद भी टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 12 बजे के बाद एसएस कैलिफोर्नियन के क्रू ने ये एसओएस रॉकेट्स ऑफ फ्लैश देखे थे और अपने कैप्टन को 2 बार नींद से भी उठाया। पर कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने ये देखा और कहा कि टाइटैनिक अमीर लोगों का जहाज है और वो लोग मिलकर पार्टी कर रहे होंगे और इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है और ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं है। और अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इस डिस्ट्रेस सिग्नल को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक पर मौजूद कितने सारे लोगों की जान बच सकती थी। और जब सुबह ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें एसओएस और डिस्ट्रेस कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से और ये वहां पहुंचते भी हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। उन्हें समुद्र में सिर्फ डेड बॉडीज तैरती हुई दिखती हैं और शिप का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ही ब्लेम करती हैं। पर इतने बड़े डिजास्टर में किसी एक आदमी पर सारा का सारा आरोप डालना कोई सही बात नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सफिशिएंट लाइफ बोट्स तो इस शिप पर रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि इस शिप को बनाने वाली कंपनी को तो ये लगता था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता और ये हमेशा सुरक्षित रहेगा, और इसी वजह से उन्होंने सफिशिएंट लाइफ बोट्स उस शिप पर रखी ही नहीं थी। इसके अलावा दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं करवाई थी। और जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, उस दिन भी एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, पर उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था, ये सोचकर कि इस शिप में इन सब की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ही सेफ शिप है और इससे क्या ही हो जाएगा। और उस दिन तीसरी बड़ी गलती थी ब्रिज पर मौजूद व्हील्समैन रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो वहां पर मौजूद ऑफिसर ने शिप को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन्स ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टूड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट साइड की तरफ मोड़ लिया। ये गलत साइड थी, क्योंकि राइट मुड़ने के बाद ये शिप तो आइसबर्ग के और नजदीक जा रही थी और जब तक उन्होंने अपनी ये गलती रियलाइज की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी आइसबर्ग वार्निंग्स दी गई थी कि आराम से चलो, आगे बहुत खतरा है, पर तब भी स्पीड स्लो नहीं की गई थी। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने इतने वार्निंग के बाद भी शिप की स्पीड स्लो नहीं की थी? इसके पीछे बहुत से रीजंस बताए जाते हैं। मेन रीजन तो बताया जाता है जोसेफ ब्रूस, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उन्होंने कैप्टन को इन्फ्लुएंस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर शिप की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से लगातार कैप्टन के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि टाइटैनिक की पहली ट्रिप को 6 दिन में ही खत्म करना है, जिससे एक रिकॉर्ड टूट सके और हम ये दिखा सके कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे महंगा और सबसे बड़ा शिप ही नहीं बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने एक ऐसी ही आइसबर्ग वार्निंग देखी और ले जाकर जोसेफ को दिखाया कि आगे जर्नी उतनी सेफ नहीं है, खतरे आ सकते हैं, तो हमें स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता चले, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि जहाज की स्पीड स्लो हो। इस एक डिजास्टर ने हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। कई सारे ऐसे नए स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन सेट किए गए जिससे कि आगे ऐसे डिजास्टर फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाले शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके कि आइसबर्ग उनके पाथ में आ रहे हैं और उन्हें सेफ हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी कि SOLAS एक ट्रीटी साइन की गई, जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट्स रेगुलेशन बनाई गई कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स एक शिप पर होनी ही चाहिए और हर पैसेंजर के लिए उसमें जगह होनी चाहिए और हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा भी रखी जाए। और भले ही शिप चाहे जितना भी सेफ या अनसिकेबल हो, पर उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स हमेशा हर टाइम पर होनी चाहिए, नहीं तो उस कंपनी के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। टाइटैनिक की जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक डूबा था, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से भी ज्यादा का समय लगा। ये सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर
रॉबर्ट बलार्ड और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के अंदर ढूंढा। समुद्र के 3800 मीटर यानी कि 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई, जो कि 2 अलग अलग टुकड़ों में मिले, और इस शिप के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, एनवायरनमेंट ने उसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप कुछ ऐसी दिखती थी और आज उसका इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि साल दर साल ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेम को खाए जा रहे हैं और साल 2030 तक ये शिप पूरी तरह से गायब हो जाएगी। लेकिन आज के दिन 110 साल बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो दिन ब दिन लोगों के बीच बढ़ती ही जा रही है। और साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर क्लाइव पार्मर ने अनाउंस किया था कि वो एक टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपी कैट, एक लाइफ साइज मॉडल, और उन्होंने ये भी कहा कि वो एग्जैक्टली उसी रूट पर चलेगा और इस शिप की सारी लग्जरीज उसी तरह बनाई जाएंगी जिस तरह ओरिजिनल शिप में हुआ करती थी। ओरिजिनली तो ये प्रोजेक्ट साल 2016 तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर बहुत सारे डिलेज के बाद ये प्रोजेक्ट आज साल 2023 में भी खत्म नहीं है। कहा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर इसमें हर चीज़ एकदम बिल्कुल ओरिजिनल टाइटैनिक जैसी ही होगी तो इसमें वाईफाई और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होंगी और आजकल लोग उन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकते और इसी वजह से इस शिप को कोई यूज़ भी नहीं करना चाहता। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज अपने बनने के पहले ही डूब गया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं। अब मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।